सामाजिक विषय पढ़ाने जा रहे हैं, यानी हमारा समाज और पर्यावरण। इसमें हम समाज में किस तरह से घटनाएं होती हैं, क्या होता है, ये चीजें बताएंगे। यानी इतिहास, भूगोल और नागरिक। 3 पार्ट हमारे होते हैं समाज के अंतर्गत, जो हम इस बुक के द्वारा यानी लेसन के द्वारा हम तीनों जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इतिहास से जुड़ी हुई चीजें स्टार्ट करते हैं। यानी हमारा पाठ 1 है भारतीय सभ्यता। भारतीय सभ्यता हमारी कैसी थी, कैसे हमारी संस्कृति थी, किस तरह से हमारा जीवन यापन था और आज किस तरह से हमारा जीवन यापन हो रहा है, ये हम इतिहास के द्वारा जानते हैं। इतिहास के द्वारा हम खुदाई द्वारा, सिक्कों द्वारा या अन्य जो स्तंभों द्वारा, पुराने मंदिर में लिखे शिलालेखों द्वारा हम पता करते हैं कि पहले क्या था, बीच में क्या हुआ और अब क्या है। चलिए इसको हम थोड़ा विस्तार में बताते हैं आपको। इसमें हम आपको आज बताएंगे सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी। यानी भारतीय सभ्यता के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विकसित हुई। कहां पर विकसित हुई? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। ये हमारी प्रथम सभ्यता थी। उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में। यहाँ पर ये हमारी विकसित हुई। ठीक, इस सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। जो हमारी ये सभ्यता विकसित हुई, इसको हम किस से नाम से जानते हैं? हड़प्पा संस्कृति। ये हड़प्पा संस्कृति के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके अतिरिक्त सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी इसे जानते हैं। इसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। यानी हड़प्पा संस्कृति को ही हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि इस सभ्यता के जिन महत्वपूर्ण स्थलों की पहले खुदाई हुई, स्थल यानी जहां जहां पर चीजें थी, वहां पर जब खुदाई हुई तो वे सिंधु नदी की घाटी में स्थित है। जो सभ्यता के जिन महत्वपूर्ण स्थल यानी जो स्थान में सबसे महत्वपूर्ण थे, इंपॉर्टेंट थे, यानी उन जगह की खुदाई कहाँ हुई? सिंधु घाटी की नदी, सिंधु नदी जो हमारी थी उसकी घाटी में स्थित है, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता लगभग 4600 ईस्वी पूर्व में उदित हुई। कब हुई? 4600। ठीक है, ये 4600 में उदित हुई यानी शुरू हुई और 2600 ईस्वी पूर्व में उन्नति के शिखर पर पहुंच गई। यानी इसका इतना ज्यादा विस्तार हो गया कि ये एक ऊंचाई पर पहुंच गई। लगभग कहा जाता है कि लगभग 600 वर्षों तक इसने उन्नति की। यानी 600 वर्षों तक इसका विस्तार होता गया और 2000 ईस्वी पूर्व के लगभग, जो हमारा 2000 ईस्वी पूर्व था, उसके लगभग इसका पतन हो गया। यानी ये धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो इस तरह से हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता का निर्माण हुआ और किस तरह से उसका पतन हुआ, ये हमने बताया। अब आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक, अब जैसे हमारा पर्यावरण है या धरती पे उथल पुथल है, किस तरह से मतलब
जो है होते हैं उसकी विस्तार की दृष्टि से अब हम जानेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी और भौगोलिक स्थिति थे जो था सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व में एक विशाल रूप थी, यानी पूरे विश्व में पूरे संसार में वो क्या थी, एक विशालतम थी, यानी विशाल स्वरूप था उसका। और भौगोलिक विस्तार किसी सभ्यता की अपेक्षा, जो हमारा भौगोलिक विस्तार होता है किसी भी सभ्यता की अपेक्षा 20 गुना अधिक तथा मिस्री और मेसोपोटामिया की सभ्यता के सम्मिलित, यानी जो हमारी दो सभ्यता सम्मिलित हुई, कौन कौन सी, मिस्री और मेसोपोटामिया, ये सभ्यता जब सम्मिलित हुई तो इसके विस्तार की अपेक्षा 12 गुना अधिक थी। किसके द्वारा, मिस्र और मेसोपोटामिया के विस्तार से जो है हमारी क्या थी, उसकी अपेक्षा 12 गुना अधिक थी। यह सभ्यता आधुनिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा भारत के पंजाब, राजस्थान, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर देश में विस्तृत थी। यानी यह सभ्यता आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान और भारत में के कौन कौन से देश में थी, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत यानी फैली हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया तथा चीन की प्रारंभिक यानी शुरुआत जो थी उसकी नदी घाटी सभ्यताओं में समकालीन थी, उसी के अंतर्गत थी। यह एक नगर सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी, ये नगर सभ्यता थी। और इस सभ्यता में प्राचीन स्थलों के उत्खनन से प्राप्त अवशेष यह सूचित करते, यानी जब इस सभ्यता खुदाई हुई जगहों की तो उससे जो चीजें मुझे प्राप्त हुई वो हमें ये बताती हैं कि ये सभ्यता अत्यधिक उन्नत पर थी, यानी बहुत ज्यादा ये इसका विस्तार था और प्रगति कर रही थी। इस सभ्यता के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, हड़प्पा। कौन कौन से मुख्य केंद्र थे, हड़प्पा। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। हड़प्पा तो ये कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। फिर था मोहनजोदड़ो। फिर क्या है, मोहनजोदड़ो। ठीक, मोहनजोदड़ो ये कहाँ है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ना, ये पंजाब प्रांत में है और ये सिंध प्रांत में, दोनों ही पाकिस्तान में। कालीबंगा ये हमारे कहाँ है, राजस्थान में। कालीबंगा हमारा राजस्थान में। फिर लोथल। लोथल का है गुजरात, ये गुजरात में लोथल। और उसके बाद आते हैं रोपड़। रोपड़ भारत में पंजाब। ये सब प्रांत जो थे यानी ये सब सभ्यता के प्रमुख केंद्र हैं। ये जो मैंने बताया ये सभ्यता के प्रमुख केंद्र हैं और कहाँ कहाँ ये भी हमने आपको बताया। अब आते हैं जो हमारी ये सभ्यता थी सिंधु घाटी की, इसमें खुदाई में मिले हुए अवशेष, शिलालेख, चित्र, सिक्कों आदि चीजों से हमें इस सभ्यता में क्या था, कैसी संस्कृति थी, तो उसके बारे में हमें पता चलता है। अब आते हैं इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। जैसे पहले हम आते हैं भवन में। यानी इनके रहने का स्थान कैसा था, इसके बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको। सिंधु घाटी के नगरों में अनेक शानदार यानी बहुत ही सुंदर, जो आकर्षक कह सकते हैं, और विशाल यानी बहुत बड़ा सार्वजनिक भवन, पूजा स्थल,
अन्य कोठार तथा स्नानागार आदि आते हैं। भवन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? अब यानी सार्वजनिक भवन रहने का, जहाँ रहते हैं, फिर पूजा स्थल जहाँ पर हम पूजा करते हैं, अन्य कोठार जहाँ पर अनाज रखते हैं। कोठार से बहुत बड़ा कमरा जहाँ पे हम अनाज जो पैदा होता था या खरीदते थे वो चीजें वहां पर रखते हैं। और स्नानागार नहाने का स्थान। स्नानागार क्या है? नहाने का स्थान। तो हम यहाँ पर जैसे बता रहे हैं ना, भवन के अंदर क्या हुआ हमारा? पूजा स्थल आ गया, ठीक, और अन्य कोठार आ गया और स्नानागार आ गया। तो ये चीजें आई। और सार्वजनिक भवन, इसको हम सार्वजनिक रोज रहने जिसपे हम रहते हैं, सार्वजनिक, ठीक। इस तरह से ये चीजें हमारे भवन के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं ये सभी भवन कैसे थे? ये सभी भवन दुर्ग में स्थित थे, यानी किला टाइप का बना रहता था और उसमें ये स्थित रहते थे। आवास गृह जहाँ रहते थे, जो घर में रहते थे, वो कई प्रकार, विभिन्न प्रकार के बनाए जाते थे, जिनका निर्माण पक्की ईंटों आदि से होता था। इनको जो रहने के हमारे घर होते थे, इनका निर्माण हम पक्की ईंटों से करते थे। और जो हमारा मकान बनता था वो कई मंजिल का बनता था। ये नहीं जैसे आज होता है 1 2 3 4, वो कई मंजिल में बनता था। और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनती थी। किलों को लड़ाई करते समय आक्रमण जब होता था तो उसकी इस तरह से बनाया जाता था कि अगर हम कहीं छिप जाए तो जल्दी पता भी नहीं चलता था। तो किले के रास्ते जो है घर इस तरह से बनाए जाते थे। अब आते हैं दूसरा, नगर नियोजन। हड़प्पा की सभ्यता, अब हम भवन हमने आपको बताया, यहाँ पे बता रहे हैं नगर नियोजन। हड़प्पा की सभ्यता का सबसे विशिष्ट लवण इसके नियोजित नगर में है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को नगर नियोजन में दक्षता प्राप्त थी, यानी वो नगर नियोजन कर सकते थे, उन्हें अधिकार था। और सभी नगर 2 भागों में विभाजित थे। अब देखिए यहाँ पर 2 प्रकार के थे। जैसे पहला क्या था? ऊपरी भाग या दुर्ग। पहला हमारा था ऊपरी भाग या दुर्ग, ठीक। और दूसरा हमारा था निचला भाग, जिसको जैसे आजकल कहते नहीं कि अंडरग्राउंड मकान है। एक लेवल से जो मकान बनता है और उस मकान के नीचे जमीन में भी जो है बनाए रहते हैं, उसे अंडरग्राउंड मकान कहते हैं। तो इस तरह यहाँ पर उसे निचला भाग बताया गया है। जैसे ऊंचे चबूतरे पर बसे हुए भाग ऊपरी भाग कहलाते थे, यानी दुर्ग होते थे। जो ऊंचे चबूतरे पे भाग बनते थे मकान, घर, नगर, वो ऊपरी भाग यानी दुर्ग कहलाते थे। और इसी भाग में सार्वजनिक भवन, धान्य कोठार, स्नानागार, कार्यशालाएं और धार्मिक इमारतें आदि स्थित थीं। यहाँ पुरोहित तथा समृद्ध व्यापारी लोग रहते थे, यानी जो ऊंचे ऐसे मकान बनते थे अच्छे, उसमें जो पुरोहित पूजा करने वाले होते थे और जो बहुत ऊंचे, यानी रिच नहीं कहते, अमीर लोगों का, जैसे हम लोगों की लैंग्वेज में बोलते हैं बच्चों, तो वैसे लोग यानी व्यापारी, जो बहुत बड़े बड़े लोग व्यापारी होते थे या बहुत बड़े मतलब राजा लोग, वैसे लोग रहते थे जिनके पास अधिक धन होते थे, यानी जो नगर का शासन करते थे। नगर में रहकर उनका ही शासन, कहते नहीं अरे ये बड़े लोग हैं इनसे मत बात करिए, बड़े लोग हैं थोड़ा अपने को, तो उसी तरह से उस समय भी ये चीजें चलती थी। उनका ही शासन रहता था, जिनके पास अधिक धन और बहुत बड़े मकान, सुंदर आलीशान, तो वो लोग ही शासन करते थे।
दुर्ग के चारों ओर विशाल ऊंची दीवारें स्थित थी। जो हमारा दुर्ग था यानी उसके किले के चारों ओर ऊंची ऊंची विशाल दीवारें होती थी। ये हमारे आक्रमण, लड़ाई झगड़े हर चीज में सहायता करती थी, इसीलिए वहां पर ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। जो नदियों के, देखिए अभी इससे मैंने बताया ना लड़ाई झगड़े, और क्या होता था जैसे नदी जब हिलोरे लेती है, बहुत तेज से नदी का पानी जब बढ़ता है, उससे जो बाढ़ आती है वो दीवार ऊंची उस बाढ़ को भी रोकती थी। और दुर्ग के नीचे यानी जो किला बनता था उसके नीचे का जो भाग था वो निचला भाग था, जहाँ साधारण लोग रहते थे, नॉर्मल जैसे लोग रहते हैं वो रहते थे। और नगर का ये भाग आयताकार खंडों में बांटा जाता था। ठीक है, आयताकार यानी चौकोर ना, आयताकार खंडों में बांटा जाता था। और चौड़ी सड़कें तथा गलियां परस्पर 90 अंश का कोण बनाते हुए जाल सा बनाती थी। यहाँ पर चौड़ी चौड़ी सड़कें और गलियां बनती थी। और सड़कों पर प्रकाश के लिए लैंपों की व्यवस्था भी थी, यानी लाइट जैसे कहते थे वहां लैंप लगे होते थे, जिससे सड़क पर उजाला हो, प्रकाश हो, लोगों को रहने और चलने में प्रॉब्लम ना हो। सड़कें पक्की ईंटों की ही बनती थी। जो सड़कें बनती थी वो पक्की ईंटों की ही बनती थी और वे साफ सुथरी होती थी। नगर सीमा के अंदर कारखाने व बेकरियां जो है स्थापित करने का निषेध था, यानी कोई कारखाने नहीं खोल सकते। बेकरी जानते हैं ना, जैसे टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट आदि चीजें जो बनती हैं वो बेकरी उसको कहते हैं। तो वो बेकरी की दुकान यानी वो भी यहाँ पे नहीं थी, जिससे जो है प्रदूषण ना हो, जिससे प्रदूषण ना हो। यानी कारखाने बेकरियां जहाँ हम रहते हैं अगर उस जगह पे होगी तो क्या होगा, गंदे धुएं निकलेंगे, गंदे जल निकलेंगे और जो है उस बदबू से, उस धुओं से हमारा वातावरण प्रदूषित हो जाएगा और प्रदूषण बढ़ता जाएगा। तो बच्चों आज हमने आपको इतना ही समझाया। आगे वीडियो में हम इसके आगे का आपको बताएंगे। हमने जितना आपको बताया है आपको अपनी बुक से पढ़ना है और अपनी बुक में यानी कॉपी में आपको डेट डालकर इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता यानी भवन और नगर नियोजन, हमने 2 चीजें आपको बताई, इन 2 के बारे में आपको लिखना है। और लिखते समय अक्षरों और मात्राओं पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि हमें शुद्ध व साफ लिखावट पर भी ध्यान देना है। और आगे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।